हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान क्लास 11th के बारे में। तो अगर क्लास 11th की भौतिक विज्ञान की हम बात करें तो टोटल 100 मार्क्स का क्या होता है, ये टोटल पेपर होता है। उस 100 मार्क यानी 100 नंबर में आपका 70 नंबर लिखित पेपर होगा एनुअल एग्जामिनेशन में, और 30 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। यानी आपको प्रैक्टिकल से 30 मार्क्स मिल जाएंगे और आपके थियोरेटिकल पोर्शन से जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है वो 70 मार्क्स मिलकर के टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। ऐसे ही आपके क्या होते हैं, केमिस्ट्री में भी होता है और ऐसे ही बायो में भी होता है। बायो में आपके 70 मार्क्स का क्या होगा, लिखित पेपर होगा, और 30 मार्क्स का क्या होता है, आपका प्रैक्टिकल होता है। लेकिन जो मैथ से होते हैं उनका टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है। टोटल 500 का आपका क्या होगा, मैक्सिमम मार्क होता है एनुअल एग्जामिनेशन में, चाहे आपका 11th का हो या फिर 12th का हो। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, साइंस साइड से बच्चों के लिए। जो अगर साइंस साइड से हैं तो टोटल 100 साइड से जैसे 5 सब्जेक्ट का मिलजुल करके कितना हो जाता है, 500 मार्क्स हो जाता है। ठीक, तो आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं जो भौतिक विज्ञान में 70% आपका एग्जामिनेशन में आता है। उसमें सबसे पहला पोर्शन आपके हम बारे में बात करें, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है आपका क्या है, मात्रक तथा मापन। वो आपका क्या है, सेकंड चैप्टर, लेकिन फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, इंट्रो से रिलेटेड। तो इंट्रो को आप वहाँ पे बुक से देखेंगे, आपको जरूर इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, भौतिक विज्ञान क्या है, उनके कौन कौन से चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में दी गई हैं। बट वो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से क्या होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर आपका क्या है, मेजरमेंट एंड यूनिट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पूरा जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, वो एकदम आधारशिला यहीं से शुरुआत होती है। तो ये टॉपिक तो आपके लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसको हमको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि भौतिक विज्ञान का ये क्या है, बिल्कुल बेस है। जो ये नहीं समझा वो कुछ नहीं समझा, तो इसको समझना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो हमने बात कर रखा क्या चीज, मात्रक तथा मापन की। तो मात्रक और मापन की अगर बात करें तो उसमें क्या है, सबसे पहले मापन है, तो मापन क्या होता होगा। मापन मतलब क्या चीज, अगर हम बात करें तो नापना, मापना यानी नापना। मापन शब्द जो होता है वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का होता है, ये फिजिक्स में हम लोग क्या कहते हैं, मापना। लेकिन क्या है, हम लोग लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं नापना। ठीक है, तो ये क्या है, इस मार्कर की ये कुछ फिक्स लेंथ होगी जरूर। ठीक है, जो कोई भी लेंथ हो, इस मार्कर की क्या होगी, लेंथ होगी। अगर हम क्या करते हैं, ये हम क्या है, ये लेंथ को हम ये जान रहे हैं, ये टोटल कितना लेंथ है, हमको ये बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि बोर्ड की लेंथ क्या होगी, तो आप ये क्या है, कंफर्म नहीं कर सकते कि इस बोर्ड की लेंथ क्या है। लेकिन हम क्या करें, जो चीज़ हमको पता नहीं उसको हम लोग क्या कहेंगे, अज्ञात, अननोन क्वांटिटी है ना, कहा देख लीजिए यहाँ पर अज्ञात राशि की नाम लिया हमने, और फिर क्या है, ज्ञात राशि का नाम लिया है। अब यहीं से हम बताएंगे कि मापन का डेफिनेशन क्या है। ये क्या है, ज्ञात राशि है जिसको हम जान रहे हैं ये लेंथ में कितना है, और ये बोर्ड की लेंथ क्या हमको नहीं पता, वो क्या है, अज्ञात राशि है। तो हम क्या करेंगे, इस ज्ञात राशि से, इस ज्ञात राशि मतलब समझ रहे हैं जिसको आप जान रहे हो, ज्ञात राशि से क्या करते हो, उसका आप तुलना करते हो, इस तरीके से कंपेयर करते हो। कंपेयर करते करते आप ये बता सकते हो कि इस बोर्ड की टोटल लेंथ क्या है, इस मार्कर के आधार पर। ठीक उसी तरीके से आप इससे भी मेजरमेंट करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बालिस्त कहा जाता है। क्या है नाम इसका, बालिस्त। इस बालिस्त को भी हम यूज करते हैं इस तरीके से रखते हुए, और बहुत ही आसानी से ये बता सकते हैं कि टोटल लेंथ इस बालिस्त के बेसिस से क्या होगा। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, मेजरमेंट में किसी ज्ञात राशि से किसी अज्ञात राशि का तुलना कर रहे हो। तो किसी ज्ञात राशि का ज्ञात राशि के साथ तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है, वही मेजरमेंट है। लेकिन इससे पहले ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आप किस चीज का मापन करते हो, वो क्या है, राशि है। और वो राशि यहाँ पे अगर हम बताएं तो क्या है, भौतिक राशि है, क्योंकि आप किसके अंतर्गत पढ़ रहे हो, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे हो। तो भौतिक विज्ञान में जो राशियां आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। उन भौतिक राशियों का अगर डेफिनेशन की बात करें तो भौतिक राशियां किसे कहा जाएगा, उन्हें कहा जाता है जिन्हें आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कैलकुलेशन कर सकते हो या मेजर कर सकते हो। देख लो, ऐसी राशियां जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है या किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ये बात बिल्कुल आपको रिमेंबर कर लेनी चाहिए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष मतलब क्या करते हो आप,
10 किलो 5 किलो का कोई ऑब्जेक्ट लेते हो, इसको तौलते हो, वो आप प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हो, रियल में देख रहे हो कि वो कितने केजी का हो रहा है। लेकिन टेम्परेचर जहां मेजर किया जाता है कि यहाँ पे हीट इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में जा रही है, तो कितना हीट ट्रांसफर हो गया आपको दिखेगी? बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप में आप मेजरमेंट करते हो। तो जब भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का मेजरमेंट किया जा रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? भौतिक राशि कहा जाएगा। और राशि क्या है? किसी भी चीज का आंकिक मान। ठीक है, अब यहाँ बता दें कितना लेंथ में है, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, जो कुछ भी होगा, ये जो नंबर में हम बता रहे हैं, यानी कोई भी भौतिक राशि जो होगा वो भौतिक राशि इज इक्वल टू, आप ये जान लें, उसके साथ साथ आंकिक मान होगा। ठीक है, आंकिक मान, और उसी का क्या होता है? मात्रक होता है, यानी यूनिट होता है। अब बताएंगे आपको हम मात्रक क्या है। ठीक है, भौतिक राशि कोई भी होगा, बिना उसके मात्रक के उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, जैसे लंबाई है तो इसके साथ साथ क्या होगा? 10 मीटर लिखते हैं हम लोग। 10 क्या हो जाएगा? आंकिक मान हो जाएगा, और मीटर क्या है? उसका मात्रक है। यानी लंबाई को मेजर करने के लिए हमारे पास पहले से ही एक मीटर स्केल है, जो स्टैंडर्ड रूप में है कि उतनी लेंथ क्या होगी? 1 मीटर होगी। और उसी से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी प्रकार की लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। आप जाते हो दुकान पे कपड़ा लेने, और उस कपड़े की लंबाई आपको क्या करता है? वो दुकानदार मेजर करके देता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कितना आपको चाहिए, जितना मीटर आपको चाहिए, वहां पे वो मेजरमेंट करता है किस फॉर्म में? आपका मीटर के फॉर्म में। तो वहां क्या है? वो 1 मीटर उसका क्या है? मात्रक। 1 मीटर उसकी क्या है? एक तरह से लंबाई है, जो फिक्स है, स्टैंडर्ड मात्रक है। उस स्टैंडर्ड मात्रक से क्या कर रहा है? बार बार वो कंपेयर कर रहा है। अगर कपड़ा 10 मीटर है तो मीटर स्केल से क्या करेगा? वो 10 बार उसका कंपेयरिंग करता है, तुलना करता है, तब जाके उसको पता चलता है कि 10 मीटर क्या हो जाएगा? उस कपड़े की लंबाई हो जाएगा। तो कोई भी भौतिक राशि बिना उसके आंकिक मान और मात्रक के नहीं होगा। इसको आप याद रखेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगा उसका उसी के साथ साथ क्या हो जाएगा? एक उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू होगा, और उसी के साथ साथ उसका यूनिट होगा। तो अब लंबाई में और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे कि हमने मीटर को तो डिस्कस किया, लेकिन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सभी के सभी क्या है? लेंथ को ही रिप्रेजेंट करने के अदर मात्रक होते हैं, उनका भी यूज किया जाएगा। फिलहाल हम भौतिक राशि को अगर समझ चुके हैं, तो भौतिक राशि के क्या होते हैं? और भी कुछ प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या होता है? तो भौतिक राशियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो होता है मूल राशि, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप क्या कहोगे? तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जो बिल्कुल एक तरह से क्या हो? मूल हो, एकदम जड़ की तरह हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मूल राशि कहेंगे। वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो स्वयं अपने आप में ही डिपेंड करता है। जैसे कि लंबाई हो जाता है, लंबाई अपने आप में कैसी क्वांटिटी होती है? एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप पे डिपेंड करता है। ठीक उसी तरीके से द्रव्यमान भी होता है, समय भी होता है, ताप भी होता है, विद्युत धारा भी होता है, ज्योति तीव्रता को ले लीजिए और पदार्थ की मात्रा को ले लीजिए। ऐसे ही टोटल कुल कितने होंगे? 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंतर्गत आते हैं, यानी मूल राशियों के अंतर्गत आते हैं। ये 7 मूल राशियां किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ अपने आप पे डिपेंड करती हैं। और बात करें पूरे फिजिक्स की, पूरे भौतिक विज्ञान की, तो वो पूरा भौतिक विज्ञान इन्हीं 7 से ही मिलकर बना है। अगर इन 7 को देखें तो ये 7 अलग अलग किताबें बन जाएंगी, क्योंकि आप सभी इसके बाद जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सभी टॉपिक्स में ये सब इन्वॉल्व होने वाले हैं। ये जान लीजिए पूरा, यानी भौतिक विज्ञान का ये क्या है? बेस है, जड़ है। इसीलिए हमने शुरुआत में बोला था कि आपका ये जो चैप्टर है मात्रक तथा मापन, वो क्या है? एक बेस है आपके भौतिक विज्ञान का, क्योंकि लॉर्ड केल्विन का कहना है कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान होता है। अगर उन्होंने कहा है कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान होता है, तो ये बिल्कुल 100% यहाँ साबित भी होता है, क्योंकि हम इन्हीं सभी फिजिकल क्वांटिटीज का क्या करते हैं? मेजर करते हैं, मापन करते हैं, और मापन करते करते ही पूरा भौतिक विज्ञान का एक भंडार तैयार हो जाता है, विस्तृत रूप से किताबें मोटी मोटी बन जाती हैं। ठीक है, तो ये 7 क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। अगर इनके डेफिनेशन की बात करें, यानी मूल राशियों के,
तो डेफिनेशन क्या होगा, वे भौतिक राशियां जो केवल अपने आप पर निर्भर करती हैं। यहाँ हम डेफिनेशन नहीं लिखे हैं लेकिन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी सा डेफिनेशन, इसको रिमेंबर जरूर करें, क्योंकि क्या है ये, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी है, 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इस तरीके से टोटल कितने हो जाएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके 7 हो जाएंगे। और इन्हीं 7 के फंडामेंटल यूनिट भी होते हैं। इन्हीं 7 की अगर मूल राशियां हैं तो मूल राशियों के मूल मात्रक भी होते हैं। मूल मात्रक की भी संख्या कितनी होगी, कुल 7 होगी। जैसे कि मानक मीटर, मूल मात्रक लंबाई का जो मात्रक है, मूल मात्रक वो क्या होगा आपका, मानक मीटर हो जाएगा। यानी इस लंबाई का जो मूल मात्रक होगा वो क्या होगा, मानक मीटर होता है। याद रखिएगा, मानक शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में क्या है, स्टैंडर्ड है। इतना अगर 1 मीटर यूनिट पूरे विश्व के लिए है, पूरे यूनिवर्स के लिए हमने कह दिया, तो वो एकदम फिक्स है, क्योंकि दुनिया का हर इंसान 1 मीटर की लंबाई को उतना ही जानता है जितना कि हम जानते हैं। इसीलिए उसको क्या कहा गया है, मानक मीटर कहा गया। द्रव्यमान में 1 किलोग्राम, 1 मीटर क्या हो गया, मानक मीटर। ठीक है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो पहला यूनिट, सॉरी आपका क्या है, क्वांटिटीज है, लंबाई, उस लंबाई का जो मानक मात्रक है वो क्या है, 1 मीटर है। अगर यहाँ पे लिखें केवल मीटर तो आप भी इस बात को समझ जाएं कि 1 मीटर को ही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो 1 मीटर इस लंबाई का क्या है, मूल मात्रक है। फिर ऐसे द्रव्यमान की अगर मूल मात्रक की हम बात करें तो द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है। ठीक उसी तरीके से समय के मूल मात्रक की बात करें तो 1 सेकंड होता है। ये भी आप जानते होंगे। ताप यानी क्या है, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन होता है। केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगता, इस बात को आप याद रखेंगे। ताप का जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आप क्लास 10th लेवल पे पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ऐसे ही विद्युत धारा का जो मात्रक होगा, मानक मात्रक, वो क्या होगा, 1 एम्पियर होता है। ये भी आप याद रखेंगे। ज्योति तीव्रता यानी कितनी लाइट होती है, कितनी इंटेंसिटी होती है, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो यूनिट होता है कैंडिला होता है। आप इसको याद रखोगे, लेकिन क्लास 11th में कहीं भी ये आपको पढ़ने को नहीं मिलता, क्योंकि पहले के सिलेबस में ये होता था, बट अब के सिलेबस से इसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है, कैंडिला है। और पदार्थ की मात्रा यानी कितनी मात्रा में वो सबस्टेंस है, कितनी पदार्थ की उसमें मात्रा है, उस चीज को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, मोल कहते हैं। यानी पदार्थ की मात्रा को किस फॉर्म में मेजर करेंगे, मोल के फॉर्म में मेजर करते हैं। एक बात और बता दें, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ज़्यादातर केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती है, फिजिक्स में बहुत रेयर केस में इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया भौतिक राशि में मूल राशियों के मूल मात्रक, और वो भी स्टैंडर्ड वाले। ठीक है, अब बात कर लें यहाँ पर व्युत्पन्न राशियाँ यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, मूल राशियां नहीं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे। व्युत्पन्न राशियां क्या हो जाएंगी, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है, मूल राशियों की आवश्यकता। अभी देखिए कैसे, क्योंकि आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी कैसी है, एक प्रकार की लंबाई ही तो है। तो क्या ये लंबाई फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड किया, सॉरी एक चीज और देख लीजिए, यहाँ चाल जो वो समय के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समय भी आपका कहाँ पर है, मूल राशि ही तो है। इसका मतलब जो चाल व्युत्पन्न राशि हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये जो चाल है, दूरी यानी लंबाई तथा समय, दो अलग अलग प्रकार के मूल राशियों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये चाल कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। मतलब ये उत्पन्न हुआ है किसी और की सहायता से। ठीक है, डिराइव्ड हुआ है किसी और की सहायता से। तो किसकी सहायता से,
मूल राशि की सहायता से, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से ये लोग क्या हुए यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। बल की अगर बात करें, बल बराबर होता है क्या चीज, मास यानी द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है। ये आपको पढ़ना है, ठीक है, क्लास 10th लेवल पे नहीं था लेकिन यहाँ आपको पढ़ना है क्लास 11th लेवल पे। तो द्रव्यमान और त्वरण, त्वरण जो होता है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वेलोसिटी एक तरह से क्या है, वेग, वेलोसिटी जो होता है आपका विस्थापन परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। ये क्लास 11th में आपको पढ़ना है डिटेल में, और अगर यहाँ नहीं है तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण भी क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मूल राशियों के ऊपर डिपेंड करता है। और द्रव्यमान तो आप यहाँ देख ही रहे होंगे। तो ये बल जो हो गया वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मूल राशि के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, बल एक प्रकार की डिराइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है। कार्य बराबर भी होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है, तो बल गुणे विस्थापन होता है। तो ये भी विस्थापन भी आपका क्या एक प्रकार का लंबाई होता है। तो ये लंबाई कैसी है, मूल राशि है। का बल भी अगर बताए तो अभी जस्ट हमने बताया वो क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो सीधे सीधे कार्य भी आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है भौतिक राशियों का क्लासिफिकेशन, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों की मात्रा को क्या कहा जाता है, मूल मात्रा कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बताएं व्युत्पन्न राशि का मात्रा क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रा कहलाएगा। अगर बात करें हम भौतिक राशियों के क्लासिफिकेशन की, वो भी किसके बेसिस से, डायरेक्शन के बेसिस से, यानी दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को भी बंटवारे में अगर बांटा गया है तो कितने, दो प्रकार से। आप सुने होंगे सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए आपको वहां पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। बात करें हम किसकी, बल की। बल एक प्रकार की क्या है, एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है, पर कैसे सदिश राशि होती है, अगर हम बल इज इक्वल टू लिख दिए 10 न्यूटन, न्यूटन यहाँ पे क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है। ये बल क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, यानी कैसी क्वांटिटी होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। तो इस व्युत्पन्न राशि का जो बल है, बल का मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना है, 10 है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, उसका आंकिक मान कितना वो ज्यादा है। कैसे आप जानोगे, बल से तो पता चलेगा, इसके क्वांटिटी से तो पता चलेगा कितना है, 10 है। और यन क्या है, मात्रक है, न्यूटन, ठीक है। और अगर इसमें हमने लिख दिया किस दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक। अब आप ये कंफर्म हो गए होंगे कि जो बल लग रहा होगा बिना दिशा के तो नहीं लगता है। एक बात आप जान लीजिए, कहीं भी फोर्स लगता है कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होता है। आप इस चीज को भली भांति समझ लें, बल बिना दिशा के कभी भी लगता ही नहीं है, ठीक है। तो जब 10 न्यूटन का बल किस दिशा में लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यहां आप इस चीज को समझ लीजिए कि वो क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि उसके पास दिशा है भाई। जिसके पास दिशा है मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो क्या है, एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए दो बातें होनी चाहिए। पहली बात तो मैग्नीट्यूड, दूसरी बात तो डायरेक्शन। वो डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ये भी सबसे प्लस पॉइंट है। अगर डायरेक्शन हो तो डायरेक्शन वो कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। अगर हम आपके सामने दूसरे एग्जाम्पल को देखें, ये देखिए क्या है, ए से बी तक हमारे चलने का रास्ता है। हम इस तरीके से चल रहे हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते पर। तो जरा देखिए यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है हमारे चलने का, यहाँ डायरेक्शन कुछ और हमारे चलने का, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और। इस तरीके से पूरे रास्ते में हमारा डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पूरे रास्ते में से बी जाने में डायरेक्शन जब निश्चित है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि एक प्रकार की सदिश राशि है ना। तो यहाँ पे सदिश राशि होने के लिए क्या होनी चाहिए, दिशा तो हो, उसी के साथ साथ वो दिशा निश्चित होनी चाहिए। निश्चित होने का मतलब क्या, अगर हम ए से बी एकदम बिल्कुल सीधे चले गए, अब ऐसा पॉसिबल है भाई, रोड पे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि रास्ता तो आपका टेढ़ा मेढ़ा भी होगा। दूसरी बात, आप अगर सीधे चलना भी चाहें तो क्या करेंगे, जाके किसी से लड़ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, वहाँ पे हैंडल तो जरूर आपको लॉक करके चलना पड़ेगा। और लॉक हैंडल को साइकिल अगर चलाओगे तो कभी चला ही नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं जरूर ठुक जाओगे। तो ये क्या, वहाँ पे अगर क्या प्लेन से आप जा रहे हो, ए टू बी अगर प्लेन से उड़ के चले गए तो ये पॉसिबल है कि आप बिल्कुल सीधे चले गए होगे।
तो ये उस केस में क्या हो जाएगा, एक सिंपलेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं। और उसी केस में ये क्या हो सकता है, एक सदिश राशि हो सकता है, क्योंकि पूरे रास्ते में उसका क्या है, दिशा निश्चित है। और जहां दिशा निश्चित होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, वो भौतिक राशि क्या है, एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस बात को याद रखोगे आप कि जिन भी भौतिक राशियों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निश्चित होगा उनको हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे, यानी क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दो एग्जाम्पल बताया, एक बल, दूसरा क्या होता है, विस्थापन होता है। तो विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि है, और बल भी क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि है। और ऐसे ही वेग होता है, त्वरण होता है, संवेग होता है, ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिनको आपको क्या बताई जाएंगी, एक सदिश राशि है। तो आपको ये बिल्कुल रिमेंबर भी करना है कि ये सदिश राशियां क्या होती हैं। पहचानने का तरीका हमने बताया कि उनमें डायरेक्शन भी होगा, और वो डायरेक्शन कैसा होगा, निश्चित होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अदिश राशि किसे कहा जाएगा। ठीक है, अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की उसमें कोई बात ही नहीं होती। दिशा जब नहीं है निश्चित, दिशा की कोई बात ही नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक प्रकार की अदिश राशि कहेंगे, यानी स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, ये क्लास 9th में भी आप क्या किए होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। वहाँ के लेवल पे ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आज इसके बारे में बस जानना है। और इसी को जानते हुए एक चैप्टर आपको पढ़ना भी है आगे फिजिक्स में, वेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत, यानी आपका वहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टरों का यानी सदिशों का बीजगणितीय कैलकुलेशन करना है। अगर आप मैथ से हैं तो ये चैप्टर आपको मैथ में भी पढ़ना है, तो मैथ वालों के लिए तो सबसे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वहाँ भी पढ़ लेंगे और यहाँ भी पढ़ लेंगे। इस तरीके से दोनों जगहों से इनका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन जो लोग बायो से हैं, बायो वालों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि वो जितने भी मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को अच्छे से तैयार कर लें, अच्छे से उसको रिमेंबर कर लें, ताकि यहाँ फिजिक्स में चीज़ों को कैलकुलेशन करने में आपको अच्छे से समझ में आए। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, यहाँ तक आते आते एकदम क्लियर कर लेना है। अगर ऐसा कर लेंगे तो आपका 11th का फिजिक्स नहीं, क्लास 12th का फिजिक्स नहीं, IIT लेवल के फिजिक्स को भी आप बेहद आसान तरीके से समझ पाओगे और कर पाओगे। जो तुम्हारी एम होगी उस एम के अकॉर्डिंग आप काम कर पाओगे बिल्कुल, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका IIT लेवल का एग्जामिनेशन हो। सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में ये सभी पोर्शन क्या है, इस चैप्टर से बता दें हम तो क्वेश्चन जरूर आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे जरूर आता है, तो इसका मतलब आपको पढ़ना जरूर चाहिए। इसको अच्छे से तैयार कीजिए और हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कीजिए। अगर कोई बात ना समझ में आए पूरे वीडियो में तो जरूर कमेंट करें, बताएं हमें, ताकि आपको दोबारा उस टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो बना करके समझा सकें और बता सकें। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और हमारे इस वीडियो पर, ताकि आप सभी को हम एक अच्छे तरीके से निःशुल्क शिक्षा, फ्री शिक्षा इस महामारी के दौरान बिल्कुल अवेलेबल करा सकें, ताकि आप और हम दोनों इस चीज़ को समझ पाएँ कि हर मुसीबत जब भी आती है तो कोई ना कोई एक रास्ता भी होता है जिसके द्वारा हम अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो ये जान लीजिए, वो रोशनी हमारे ही थ्रू मिल रही है और हमारे ही दिखाए गए रास्ते पर आप चलते रहिए, तो एम जरूर आपका सक्सेसफुल होगा। वो हर ख्वाहिश पूरी होगी जो आप चाहते हैं और जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए।